फाइज ईसा साहब ने हमें बताया था कि बाकी पार्टीज में तो जमहूरियत चल रही है, सिर्फ पीटीआई के अंदर जमहूरियत नहीं है। फाइज ईसा साहब ने हमें सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के सामने बैठे हुए ये बताया कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में और फजलुर रहमान साहब की जमात में और दीगर जगहों पे तो कोई मौरूसियत नहीं है, वो तो जमहूरियत के थ्रू अपनी पार्टी चला रहे हैं। हाँ, पीटीआई ठीक नहीं थी तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। अब आप सर कह रहे हैं कि उनमें भी नहीं चल रही है। कितनी अजीब बात है सर, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि उनकी जमहूरियत चल रही है। ठीक से करते हैं कि लाहौर को अलहदा सूबा बना देते हैं और लाहौर फैसलाबाद मिला के और गुजरांवाला सियालकोट मिला के अलहदा सूबा बना देते हैं, और वफाक के जो 10 रुपए पहले सिर्फ लाहौर को जाते थे अब उसमें से 2 लाहौर को जाएंगे, 2 फैसलाबाद को जाएंगे, 2 गुजरांवाला को जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी सूबे आप बनाएंगे। तो आपने इफेक्टिवली सर्कमवेंट किया और उस निजाम पे आने की कोशिश की जो पहले मेयर होना था एक जिले का, चले अब 2 जिले मिला के उसको आप चीफ मिनिस्टर कह देंगे। पहले मेयर होना था एक बड़ी सी डिवीजन का, या वहां पे आरपीओ बैठता था, एक पुलिस का ऑफिसर आरपीओ जो है वो एक रेंज को चलाता था, अब आप उसको आईजी कह देंगे उस जगह का। इससे सर फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकती है, लेकिन वो जो अभी वो एक आईजी सर नहीं संभाला जा रहा, बाकी आरपीओ से कैसे बात होगी, बाकी कमिश्नर से कैसे बात होगी, एक चीफ सेक्रेटरी एक आईजी नहीं संभाला जा रहा। जब 35 होंगे तो सर ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं कि गवर्नर्स वाइस रॉयज होते थे और ये बड़े बड़े डीसी जैसे होते थे, आपका सर अपना ताल्लुक भी रहा है ब्यूरोक्रेसी के साथ में सर, इस सिस्टम के अंदर तो ब्यूरोक्रेसी का कोई रिफॉर्म नहीं है। हर कमिश्नर जो है वो अब चीफ सेक्रेटरी होगा, तो पहले तो फिर उसके खिलाफ शिकायत लगाने के लिए आप किसी चीफ सेक्रेटरी के पास जाते थे, अब तो वो खुद चीफ सेक्रेटरी होगा उस जिले का। पाकिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो डिलीवर नहीं कर रहा अवाम को, या जो भी उसकी एक एक्सपेक्टेशंस अवाम की हैं उससे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी नीयतें सही होती हैं, इवन वो इंटेंशंस चाहते भी हैं कि उनकी अगर कुछ करना, लेकिन सिस्टम जो है वो इतनी हद तक मफलूज हो चुका है कि वो उनको डिलीवरी करने के रास्ते में रुकावट ही पेश करता है। यानी चाहे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो, चाहे गवर्नेंस के इश्यूज हो, क्या सिर्फ सूबे बना देना इस मसले का हल है? ये नहीं, ये इतना तो काफी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बाद डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के रीसेट बयान ने अपसेट कर दिया है। हुक्मरान इस्तराब का शिकार हैं और ये सोच रहे हैं कि नए सूबे और इंतजामी यूनिट कैसे कायम किए जाएँ। मुल्क में एक नई बहस ने जन्म लिया है। जब गुड गवर्नेंस के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते तो फिर बकौल मोहसिन नकवी साहब की ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो फिर इसका हल क्या है? यही जानने के लिए हमने दावत दी है साबिक सफीर तजियाकार जावेद मलिक साहब को, और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। जावेद मलिक साहब, क्या वाकई इंतजामी और सियासी तौर पर रीसेट की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपने जिस स्टेटमेंट का जिक्र किया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, तो ये कहते हैं कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है या नाकारा हो चुका है। यकीनन बहुत से जो मुबस्सिरीन हैं, और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में भी पाकिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो डिलीवर नहीं कर रहा अवाम को, या जो भी उसकी एक एक्सपेक्टेशंस अवाम की हैं उससे। तो इस हद तक तो उनकी बात सही है, लेकिन अब इस मसले को आइडेंटिफाई तो उन्होंने किया है। बिकॉज मुझे भी तबाक हुआ है सिस्टम के अंदर रहने का, एज एन एम्बेसडर, और मुझे कुछ अरबाब इख्तियार के साथ काम करने का भी मौका। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी नीयतें सही होती हैं, इवन वो इंटेंशंस चाहते भी हैं कि उनकी अगर कुछ करना, लेकिन सिस्टम जो है वो इतनी हद तक मफलूज हो चुका है कि वो उनको डिलीवरी करने के रास्ते में रुकावट ही पेश करता है। यानी चाहे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो, चाहे गवर्नेंस के इश्यूज हो, इस हद तक तो मैं उनसे एग्री करूंगा, लेकिन ये आइडेंटिफाई किया है उन्होंने प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन क्या है, ये बहुत अहम बात है। क्या सिर्फ सूबे बना देना इस मसले का हल है? ये नहीं, अगर आप प्रोविंसेस के अंदर नंबर्स बढ़ा देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तैयार कर लेते हैं, उसके अंदर मजीद एक आप टीयर्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं, तो ये इतना तो काफी नहीं होगा। अगर इंटेंशन आपकी ये है कि आपने वाकई डिलीवर करना है मैसेज को, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने जब हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया तो उस वक्त हमने इनहेरिट किया एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो कि ब्रिटिश के जमाने से चल रहा था। कॉलोनियल माइंडसेट से वो लोग यहाँ पे गवर्न करते थे, दरअसल वो रूल कर रहे थे और वो आवाम को रियायत समझते थे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर्स थे, गवर्नर से आप देखते हैं कि उनके बड़े बड़े जो इस वक्त जो पैलेशियल रेजिडेंसेस हैं गवर्नर हाउस के, जो वॉइस रॉयज वगैरह के लिए बनाए गए थे, उनका मकसद था रियाया को रूल करना। अब जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद हमने बेसिकली क्या किया कि उन्हीं उर्दू पर हमारे लोग आ गए और माइंडसेट बदला नहीं, यानी जो पब्लिक सर्विस का माइंडसेट है वो नहीं बदला। आपने रियाया को अभी तक रियाया समझ रहे हैं, उनको आप जब आप एक पब्लिक सर्वेंट बनते हैं तो आपकी जो इंटेंशंस हैं वो ये होनी चाहिए कि आप मसले का हल करें और लोगों के लिए सर्विस करें, बजाय इसके कि आप उनको रूल करें। इन रूल करना मकसद नहीं होता इन पब्लिक ऑफिसर्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडसेट में तब्दीली लेकर आए। और दूसरी बात मेरी नजर में जो बात ये है कि देखिए, हमारी जब हम पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी जो एक उसकी प्री रिक्विजिट है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं, जब मैं एक स्टूडेंट था तो उस वक्त से लेकर आज तक हम वही लोग देख रहे हैं, क्योंकि किसी के दादा थे, फिर उनके जो है नाना थे, किसी के वालिद थे, उनके बेटे हैं, मतलब 15 या 20 फैमिलीज हैं, या हो सकता है 30 हों, वही मुख्तलिफ शक्लों में आपको कभी एक पार्टी में नजर आते हैं, कभी दूसरी पार्टी में नजर आते हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज है वो भी एब्सेंट ही होती है ऑलमोस्ट। तो एक तरफ तो आपकी जो इंटेंशन ऑफ गवर्नेंस है वो सही होनी चाहिए कि अगर ये यूनिट्स बना भी देते हैं और उनके अंदर फिर वो ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कि रूल करना चाहते हैं रियाया को, न कि वो सर्विस करना चाहते हैं आवाम की, सिटीजन्स की सर्विस के लिए अगर आना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इंटेंशन। मलिक साहब, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी हमें चाहिए, मेरी आवाज जा रही है मलिक साहब? तब जाके आप यूनिट्स को बढ़ा दें या मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो उसका कोई फायदा हो सकता है, लेकिन महज यूनिट्स बढ़ा देना, प्रोविंसेस बढ़ा देना और फिर वही उसी अंदाज में लोग वहां पे बराजमान हो जाएं, वही जमातें हों, वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो। बिकॉज गवर्नेंस के लिए आप जानते हैं और बैरिस्टर साहब भी बताएंगे कि दो जो है ना वो ऑर्गन्स हैं, एक पॉलिटिकल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी आपने तब्दील करना है, उसका जो माइंडसेट को तब्दील करना है, माइंडसेट को तब्दील करना तो एक बड़ा तवील है, उसको बदलना है। जब तक ये दो अनवर साहब को या मलिक साहब को मेरी आवाज जा रही है? 5 हो या 25। जावेद साहब, अगर मुझे बैरिस्टर साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करने दीजिएगा। बैरिस्टर साहब, आज बैरिस्टर गौहर ने भी बताइए कि मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको और मलिक साहब को आवाज आ रही है? मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये बताइएगा कि मैं मलिक साहब से कुछ पूछना चाहता हूं, प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि उनको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल करूं, मलिक साहब को भी आपकी आवाज आ रही है। बैरिस्टर गौहर ने साथ साहब कहा कि नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आरा अलग रखती है। निज़ाम कैसे रीसेट होगा, कैसे नए सूबे और इंतजामी यूनिट्स कायम किए जाएंगे, और इसमें आईनी हल के अलावा क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है? देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब तो मोहसिन नकवी साहब ही है ना, मतलब बैरिस्टर गौहर साहब की तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो जो भी बैरिस्टर गौहर तो इररेलेवेंट इफेक्टिवली, वो तो उनसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि अनवर साहब आपकी इंडिपेंडेंस है, तो बैरिस्टर गौहर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। गुजारिश ये है कि जो बात अभी मलिक साहब कर रहे हैं, ये बात तो हर बंदे को पता है, ये को पहली दफ़ा थोड़ी हो रही है कि ये कलोनियल सिस्टम था जो हमने इनहेरिट कर लिया, फिर वो डीसी पहले गोरा होता था, फिर वो डीसी ब्राउन हो गया, वो आज तक उसी तरह चल रहा है। मलिक साहब का खुद एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सर्विस से ताल्लुक है, तो आज भी आप फॉरेन सेक्रेटरी के घर को जाके देखें ना, तो वो बेसिकली वही वाइस रॉय वाला घर है। ये को पहली दफा तो नहीं हो रहा। ऐसे ही आईजी पुलिस भी ऐसे ही हैं, चीफ सेक्रेटरीज भी ऐसे ही हैं, कोर कमांडर्स भी ऐसे ही हैं, जजेस भी ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। और ये बात इस दफा पता भी नहीं चली, ये पहले भी हमें 1947 में भी ये बात पता थी, हमें 1956 में भी ये बात पता थी, 1973 में भी ये बात पता थी, 1985 में भी ये बात पता थी, 2008 में भी ये बात पता थी, आज भी ये बात पता है। जो लोग सिस्टम के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं उनको भी ये बात पता है, जो उनको लेके आए उनको भी ये बात पता है, जो उनको निकालने की कोशिश करेंगे अब उनको भी ये बात पता है। और जो इस वक्त बात हो रही है मलिक साहब, बसद एहतराम, वो इस सिस्टम को ठीक करने की तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है सूबे बनाए जाएंगे, उस सूबे में वही डीसी का दफ्तर होगा, उस सूबे में वही 18 एकड़ के ऊपर डीआईजी का दफ्तर होगा, उस सूबे के अंदर उसी तरह ब्यूरोक्रेसी चल रही होगी। कि ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म की तो सर किसी ने बात नहीं की इस वक्त तक। हमने इंटीरियर मिनिस्टर साहब की बात सुन ली, उसके बाद से गवर्नमेंट की आप बात सुन लें, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म की कौन बात कर रहा है?
ना ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म की बात हो रही है, ना जुडिशरी के रिफॉर्म की बात हो रही है, ना मिलिट्री रिफॉर्म की बात हो रही है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हो रही है। बात तो हो रही है कि सूबों को अगर छोटा कर दें तो जो काम आपने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू करना था, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम यह है कि वफाक के पास 100 रुपए हैं। हमारा जो भी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर यह है कि वफाक के पास अगर 100 रुपए हैं तो लेट से वो 50 खुद रख लेता है। मैं ये बिल्कुल रैंडम नंबर्स की बात कर रहा हूं, असल में नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो 50 खुद रख लेता है और 50 बाकी सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। चले हम कहते हैं कि उसमें से 30 रुपए वो पंजाब को दे देता है। सही। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ये काम है आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के नीचे कि वो जो 30 रुपए उसको मिले उसमें से वो 25 रुपए लोकल गवर्नमेंट के का लोगों को, भावलपुर में भावलपुर के मेयर को, फैसलाबाद में फैसलाबाद के मेयर को, सियालकोट में सियालकोट के मेयर को दे, ताकि वो अपने स्कूल, अपने अस्पताल, अपनी सड़कें, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी सिविक एमेनिटीज़ के ऊपर लगाएं। आपने किया ये कि ये निज़ाम 2010 के बाद से कम से कम, वैसे तो इससे पहले भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निज़ाम था, लेकिन 2010 की 18वीं तरमीम के बाद से तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया कि जरूर करें। पिछले 16 साल से वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं बना, जब बना उनको पैसे नहीं मिले, तो अब आप उसको सर्कमवेंट कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो मुनासिब हो सकता है। इसमें दो राय कोई नहीं कि इसका फायदा होगा, लेकिन आप कर वो रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है कि लाहौर भावलपुर को पैसे नहीं देता या कराची बदीन को सखर को पैसे नहीं देता, तो आप कर ये रहे हैं कि ऐसे करते हैं कि लाहौर को अलहदा सूबा बना देते हैं और लाहौर फैसलाबाद में लाके और गुजरांवाला सियालकोट में लाके अलहदा सूबा बना देते हैं, और वफाक के जो 10 रुपए पहले सिर्फ लाहौर को जाते थे अब उसमें से 2 लाहौर को जाएंगे, 2 फैसलाबाद को जाएंगे, 2 गुजरांवाला को जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी सूबे आप बनाएंगे। तो आपने इफेक्टिवली सर्कमवेंट किया और उस निजाम पे आने की कोशिश की जो पहले मेयर होना था एक जिले का, चले अब 2 जिले मिला के उसको आप चीफ मिनिस्टर कह देंगे। पहले मेयर होना था एक बड़ी सी डिवीजन का, या वहां पे आरपीओ बैठता था, एक पुलिस का ऑफिसर आरपीओ जो है वो एक रेंज को चलाता था, अब आप उसको आईजी कह देंगे उस जगह का। इससे सर फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकती है, लेकिन वो जो अभी वो एक आईजी सर नहीं संभाला जा रहा, बाकी आरपीओ से कैसे बात होगी, बाकी कमिश्नर से कैसे बात होगी, एक चीफ सेक्रेटरी एक आईजी नहीं संभाला जा रहा, जब 35 होंगे तो सर ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं कि गवर्नर्स वाइस रॉयज होते थे और ये बड़े बड़े डीसी जैसे होते थे, आपका सर अपना ताल्लुक भी रहा है ब्यूरोक्रेसी के साथ में सर। इस सिस्टम के अंदर तो ब्यूरोक्रेसी का कोई रिफॉर्म नहीं है। हर कमिश्नर जो है वो अब चीफ सेक्रेटरी होगा, तो पहले तो फिर उसकी सर उसके खिलाफ शिकायत लगाने के लिए आप किसी चीफ सेक्रेटरी के पास जाते थे, अब तो वो खुद चीफ सेक्रेटरी होगा उस जिले का। बैरिस्टर साहब, सर बात जो आप कर रहे हैं, सॉरी ये प्रपोजल सही है, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, क्लोजर एक्सेस टू जस्टिस होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाई कोर्ट बनेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि वो सूबा होगा तो हाई कोर्ट बन जाएगी, ये बात तो सही है। लेकिन जिस रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं सर मलिक साहब, उसका तो किसी ने तस्करा नहीं किया इस वक्त तक, ना ही वो इस वक्त लग रहा है कि ऑन द कार्ड्स। जी बैरिस्टर साहब, मेरा इसका जिक्र करने का मकसद यही था, बिकॉज मेरी नजर में मैं ये समझता हूँ अगर आप सिर्फ और ये नाम बदल देंगे, जैसे आपने कहा कि जो एसएचओ होगा या डीसी होगा उसको आप आईजी बोल दें, मेयर को चीफ मिनिस्टर बोल दें, तो इससे मसला हल नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जी इससे मसला हल नहीं होगा एक्सेप्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम वाकई अगर हमारी इंटेंशन ये है कि हम आवाम को डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो देन वी हैव टू चेंज द एंटायर सिस्टम। सिर्फ आपको छोटे सूबे बना देना काफी नहीं है, आपको सूबे बनाने के साथ साथ उसके साथ जो एक ब्यूरोक्रेटिक आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी, और सबसे पहले उनके माइंडसेट पर जानी पड़ेगी, बिकॉज हम यहाँ पे रूल नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस के लिए आ रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इंटेंशन ये है टू रियली डिलीवर टू द मैसेज, फिर आपको ये करना जरूरी है। लेकिन आपने कहा कि उसकी डिबेट नहीं हो रही, मेरी उम्मीद है कि हमारी डिस्कशन इसीलिए हम कर रहे हैं कि इस किस्म की डिबेट को भी जन्म देना चाहिए, सिर्फ सूबे बना देना काफी नहीं होगा। मलिक साहब एक और बात सर, जैसे कि आपने देखा कि वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये तकरीर या ये प्रपोजल कहीं भी फ्लोट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल वो सेनेटर हैं, वो सेनेट के अंदर तकरीर करके ये प्रपोजल फ्लोट कर सकते थे, नेशनल असेंबली के अंदर आके वो तकरीर कर सकते थे, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, इंटरनल सिक्योरिटी के किसी मामले के ऊपर बात कर सकते थे। उन्होंने सर इकोनॉमी के ऊपर
एक सिंपोजियम को पिक किया जिसमें उन्होंने ये बात की। तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं, सवाल यह है कि मईशत का पहिया कैसे चलेगा। आप सर जैसे कि जानते हैं कि मईशत के पहिए को चलने के लिए 2-3-4 बुनियादी चीजें होनी जरूरी हैं। अगर मेरी जेब में 5 रुपए हैं और मैं उस 5 रुपए से एक परचून की दुकान खरीदना चाहता हूं या चलाना चाहता हूं या बनाना चाहता हूं, तो एक मुझे पता हो कि अगर थानेदार आके मेरे से भत्ता लेगा तो एक जज होगा जो कि मेरी बात सुन के उस थानेदार के खिलाफ फैसला कर देगा। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा जज है जो मेरी बात सुन के थानेदार के खिलाफ फैसला कर दे? बेशक सूबे भी बन जाए तो भी सर क्या उससे फर्क पड़ेगा? सो एक चीज, इकोनॉमी को जस्टिस सिस्टम चाहिए जो कि सर आपके सामने है कि इस वक्त कैसे चल रहा है। दूसरा सर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरा सरमाया, मेरे टैक्सेस, मेरी चीजें ठीक जगह पे लगेंगी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। आप सर देख रहे हैं कि नैब जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट इसहाक डार को पेश कर रहा है। इस्तग़फ़ार पढ़ने का वक्त है सर। सर जब तक ये जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं अगर ये नहीं होंगे तो सूबों से ब्यूरोक्रेसी भी अगर ठीक हो जाए तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? मुझे या उस बंदे को जिसकी जेब में 50,000 रुपया, उसे कैसे कायल करेंगे कि यार तेरा 50,000 रुपया ठीक रहेगा, तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, तू लगा ले परचून की दुकान। ये सर कैसे करेंगे? सूबे बनने से तो मलिक साहब जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैंने फिर ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बेसिकली देखिए, ये तो आप बात करते हैं मईशत का पहिया नहीं चल रहा, ये तो एक सवाल ऐसा है कि तमाम लोगों को परेशान किए हुए है। तो जवाब इन्होंने एक बहुत सिंपल जवाब इसका यूं है कि आप कभी भी बोरोड मनी के साथ नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ आई थिंक जो इंडियन मिनिस्टर ने कहा था आपकी स्टेटमेंट में ही कि जब हमने बजट बनाते हुए देखते हैं तो सारे नेगेटिव बनाते हैं और सिर्फ हमारी फोकस क्या होती है कि अब हमने कितना जो है वो लोन ले लेना है। और मेरा आपसे साथ साथ आपने कहा कि मेरा ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, मेरा ताल्लुक दरअसल प्राइवेट सेक्टर से है। आई वाज एन एम्बेसडर फॉर अबाउट 10 इयर्स, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट। चले सर उतनी बात ब्यूरोक्रेसी की कर लेते हैं। आप सर कह रहे हैं नहीं साथ भाई, ये बात में बात करेंगे। मुझे अगर मुझे मलिक साहब आप अपना नुक्ता बाद में रख लीजिएगा, मुझे जरा ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक के बाद जाएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हर गुजरते दिन के साथ सियासी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं और उसका कोई हल दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या मौजूदा अगर रीसेट होता है तो इस निज़ाम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जावेद मलिक साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नए सूबों और इंतजामी यूनिट पर रिलेक्टेंट दिखाई देते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस पर सेम पेज पर दिखाई देते हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा सियासी निज़ाम अगर रीसेट होता है या इंतजामी निज़ाम रीसेट होता है तो कोई ये पार्टियां मौजूद रहेंगी, अलग होंगी, नया कोई ऑप्शन होगा? क्या देखते हैं आप कौमी मंजरनामे में? मेरी नजर में जैसे मैंने पहले कहने की कोशिश की थी कि अगर तो हम करना चाह रहे हैं, हमें याद होगा कि खान साहब के जमाने में भी बेसिक डेमोक्रेसी का निजाम आया था, फिर मुशर्रफ साहब ने भी एक्सपेरिमेंट की। अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, हो सकता है कि उसके बाद बैठ के हम डिबेट कर रहे हों। लेकिन मैंने जो पहले सेगमेंट में बात करने की कोशिश की वो ये थी कि अगर हम वाकई इंटेंशन हमारी ये है कि हमने निजाम को बेहतर बनाना है तो उसके अंदर फिर दो पहलू मैंने जिक्र किया, एक डेमोक्रेसी और एक पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का जो सेगमेंट है उसके अंदर मैंने आपके खिदमत ये अर्ज किया कि हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं मेरी नजर में बहुत एक तरह से फैमिली डोमिनेटेड है। नहीं, अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें, PMLN को देखें, तो आपके नाम के साथ अगर एक सरनेम है तो फिर आप उस पार्टी में बड़ी तेजी से ऊपर आते हैं, वरना फिर आप शायद साइड लाइन्स में रह जाते हैं। अब क्या सवाल ये है कि अगर आप बाकी डेमोक्रेसी के अंदर यकीन रखते हैं तो क्या उन जमातों के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क। क्योंकि देखिए, सिर्फ आप ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे, उनके अंदर अपनी चैलेंजेस है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये वो सवाल है। तो मलिक साहब क्या फिर नया नहीं, मलिक साहब क्या नया सियासी तजर्बा कोई? अनवर भाई एक सेकंड, जी अनवर भाई एक सेकंड। मलिक साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, करना होगा, वरना फिर मलिक साहब आपने जी मलिक साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। फाइज ईसा साहब ने हमें बताया था कि बाकी पार्टीज में तो जमहूरियत चल रही है, सिर्फ PTI के अंदर जमहूरियत नहीं है। फाइज ईसा साहब ने हमें सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के सामने बैठे हुए ये बताया कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में और फजलुर रहमान साहब की जमात में और दीगर जगहों पे तो कोई मौरूसियत नहीं है, वो तो जमहूरियत के थ्रू अपनी पार्टी चला रहे हैं। हाँ, PTI ठीक नहीं थी तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। अब आप सर कह रहे हैं कि उनमें भी नहीं चल रही है। कितनी अजीब बात है सर, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि उनकी जमहूरियत चल रही है ठीक।
देखिए, एज ए मेंबर ऑफ द लीगल प्रोफेशन उसके ऊपर आप खुद ही कमेंट कर सकते हैं। मेरा तो सिर्फ पॉइंट ये है कि देखिए, जब मैं हम तो सर सुप्रीम discussion कोर्ट करते के हैं, हुक्म मानता हूं, मेरे तो ख्याल में बड़े जबरदस्त उन्होंने काम किया था। हम सब के ऊपर लाजिम है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना। वो हम अगर इस तो सर फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में और जेयूआई में और दीगर जगहों पे जमहूरियत नहीं चल रही। फाइज ईसा साहब इस पे हतमी मोहर लगा चुके हैं कि उनकी चल रही है, सिर्फ पीटीआई की नहीं चल रही है असल में। बात ये है कि अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, अगर आप इंटेंशन अपनी सही रखते हैं, तो मैं सिर्फ आपकी खिदमत में इतना अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको जब तक इस सिस्टम को रीसेट करना, जो भी करना, तभी उसका फायदा तभी होगा जब हम इन इश्यूज को एड्रेस करें, वरना फिर हम एक सर वो हमारा मसला ये है ना सर कि हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। आपसे बात करते हुए ना सर, आपसे बात करते हुए किसी को कैंसर हो, उसको दर्द हो उससे, तो आप उसको पैनाडोल दे दें या ब्रूफिन दे दें या उससे बड़ी तो पेन किलर दे दें, तो उसका दर्द सबसाइड कर जाएगा सॉरी कुछ सर, टाइम के लिए। सॉरी सर, वो मसला ये है कि सर मसला ये है ना कि हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल लोग भी हैं। आपसे थोड़ी बात करके इसमें हमें हौसला होता है कि पाकिस्तान में ठीक लोग भी हैं। हमें जाहिलों को तो सर लगा कि फाइज ईसा साहब सही फरमा रहे हैं। क्या आपका ये कहना है कि पार्टीज में जमहूरियत लाने की जरूरत है, या क्या आपके ख्याल में सर फाइज ईसा साहब ने सही नहीं कहा? एज ए हम्बल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जो वो कह रहे हैं एज ए बैरिस्टर, आप बताइए, हम तो उसको के बारे में डिस्कस करना आप ज्यादा बेहतर कर सकेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सर वो एक वकील साहब भी थे, उन्होंने कहा था फाइज ईसा साहब सही नहीं कह रहे, वो फिर बाद में आइन और कानूनी फैसलों के सामने। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मौजूदा सियासी हालात में एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है, तो एक मेज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठेगी, कौमी मुकालमा शुरू किया जाएगा रीसेट के लिए, या आप क्या देख रहे हैं? नहीं, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी या कोई और बैठेगी? वो तो तकरीबन दहशतगर्द जमात नहीं। हम उन्हें, हुकूमत तो उन्हें मेरा ख्याल है कि बैन कर रहे थे, और एक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस होना था, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होगा वो रेफरेंस, भी अब आईनी अदालत होगा। तो अमीनुद्दीन खान साहब आई एम श्योर कि उसको ऐन कानून और आइन के मुताबिक ये होल्ड करेंगे कि ये जमात ठीक नहीं है। बाकी जमातें तो ठीक चल रही हैं, आपस में बैठ के एक फैसला कर लें जैसे दीगर जगहों पे हो रहा है। ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। पता नहीं वो किन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस रियासत ने या हुकूमत ने या अदालत ने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कंसिडर किया था। और जिन लोगों ने कहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो रिजर्व सीट्स वाले केस के अंदर और उनको सीटें मिलनी चाहिए, उनका नतीजा भी आप देख चुके हैं। तो कैसे होगा ये? मैं तो ये समझने से कासिर हूं। मेरे ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब और MQM और यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें जमहूरियत भी चलती है, ये एक टेबल पे भी बैठ सकते हैं, तो इन्हीं के साथ कोई सेटलमेंट करनी पड़ेगी। जावेद मलिक साहब, क्या रीसेट जो है ये कोई नया एक मंसूबा है, या आप समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया जाएगा, या नए सूबे इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो रीसेट की बुनियाद बनेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही। मैं इसलिए आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कौमी मंजरनामा देख क्या रहे हैं? आप इंतजामी और सियासी मामलात में भी रहे, आपका बड़ा वसी एक्सपीरियंस भी है, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। मेरी नजर में तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो बात की गई है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, बहुत अच्छी एक सोच है, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ लवाजमात हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स जिस तरफ में इशारा करने की कोशिश की है। अब अगर हम मसले के हल तलाश करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं सीरियसली और तो मेरी नजर में तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी हैं उनको इसमें शामिल हाल जरूरी होगा। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि पीपल्स पार्टी है, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है आवाम के अंदर। इज अ फैक्ट। नवाज शरीफ साहब इज अ पॉपुलर लीडर। भुट्टो साहब वो आसिफ जरदारी साहब हैं या बिलावल साहब हैं, a lot of people admire and follow them। इसी तरह दूसरी जमातों के जो रहनुमा उनकी भी नहीं सर, आपने अंडरस्टेट किया। लॉट ऑफ पीपल नहीं, ऑल द पीपल एडमायर एंड रिस्पेक्ट देम। सर क्यों आप इसको अंडरस्टेट कर रहे हैं? और दूसरा जो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तहरीक इंसाफ या उनके जो बैरिस्टर कौन का जिक्र आपने किया, वो बैरिस्टर साहब को शायद पसंद नहीं है, लेकिन वही चेयरमैन है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। द लास्ट टाइम आई चेक, तो ऑब्वियसली उस जमात के लोगों को भी उनके साथ डिस्कशन तो होती है, उनकी हुकूमत है इस वक्त पीके में। तो अगर कोई भी सिंसियर एफर्ट होगा टू रीसेट विद इंटेंशन ऑफ रिफॉर्म, तो उसके लिए मेरी नजर में तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आखिर में मैं ये कहता चलूं कि बैरिस्टर साहब इज अ वेरी गुड लॉयर,
और कहा जाता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो सैटायर का इस्तेमाल बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो बैरिस्टर साहब से अस्तगफिरुल्लाह, पूछेंगे, मुझे जरा देखिए ब्रेक सर, की मेरा तरफ तो बढ़ना कोई है, मुझे अगर सैटायर ब्रेक नहीं लेने की है, इजाजत दीजिए। मैं तो ऑनेस्ट अपनी रिस्पेक्ट साहब बयान कर रहा हूँ। साहब, अगर मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिए तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियासत में इस्लाहात का नारा लगाया जा रहा है और गुड गवर्नेंस को मिसाइल की कुंजी भी कहा जा रहा है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है जावेद मलिक साहब, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे इशू में, सियासत में। क्या यूथ निज़ाम की तब्दीली चाहती है या वो चाहते हैं कि उन्हें रिलीफ मिले? तो मेरी नजर में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक परसेप्शन है, तो रियलिटी फील है, जहाँ पे भी आप कहते हैं ऐसे बच्चे हैं जो 9 से कम उम्र के हैं, वो तो पैदा हुए हाथ में आईपैड लेके एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने दुनिया को एक नई जाविये से देखा है। ऑब्वियसली वो इन सियासी बातों से निकल आ चुके हैं। वो जी समझते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो टेक्नोलॉजी की, एआई की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, मशीन लर्निंग की, ऑटोमेशन की बात करना चाहते हैं। स्पेस के अंदर लोग मार्स जा रहे हैं, यानी इलॉन मस्क जैसे लोग मार्स में एक नई सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो यंग लोग हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दैट। और जब अपने मुल्क की तरफ वो देखते हैं, इवन अगर आप विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ताल्लुक मीडिया से है, हमारे मीडिया में जो डिस्कशंस हो रही होती हैं, जी कभी कभी ऑनेस्टली देख के इंसान को ताज्जुब होता है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमारा फोकस कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी यूथ की तरफ तवज्जो दें। वो ये नहीं है कि वो इनकलाब लाना चाहते हैं या समथिंग, दे जस्ट वांट बेसिक नेसेसिटी। उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको मलिक साहब ये एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। बताइए, आप हम जी जी ये नहीं साहब। कह सकते कि आप स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, वहां से आप डिग्री लेकर आ जाएं और फिर आप डिग्री लेके किसी सरकारी महकमे के चक्कर लगाते रहें कि जॉब मिले। दुनिया बदल रही है, मलिक इसलिए साहब ये आपको बताइए, खुद मलिक जी साहब ये साहब। बताइए कि यूथ के बेसिकली 2 या 3 कंसर्न्स जिसकी बेसलाइन कहानी ये है कि यूथ डिग्निटी मांगती है। इस वक्त सारी दुनिया के अंदर, आप ये इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी को देख लें, बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में देख लें, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी कि मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, गरीब हूं, लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरी चॉइस राइट है तो आप मेरी चॉइस को राइट गिने, मेरी चॉइस को लेफ्ट ना गिने। अगर मेरा ख्याल है कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी वॉइस को काउंट करें, मेरे से एक डिग्निटी से बात करें। अगर मैं चौक के चौराहे पे खड़ा हूं और मैंने एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है कि मैं नाराज हूं, तो कोई मुअज्जिब बंदा आके मेरी बात सुनेगा, वो मुझे डंडा नहीं मारेगा, वो मेरे से एक बात करेगा, मैं उसे अपनी ग्रीवियंस बयान करूंगा, वो मेरी ग्रीवियंस को रिड्रेस करेगा या मुझे बताएगा कि इस वजह से ये नहीं हो सकती। एक डिग्निटी का सवाल है। अगर मैं अदालत जाऊंगा तो मेरे खिलाफ जो मेरे साथ जो जज होगा वो पुलिस वाले को फेवर नहीं करेगा या पटवार को फेवर नहीं करेगा, मुझे डिग्निटी देगा। अगर मैं ठीक हूं, मेरे हक में फैसला कर दे, वो ठीक है, उसके हक में फैसला कर दे। अब ये नहीं होगा कि मेरे पैर में तो पहनने की जूती नहीं है और अगले के जहाज के खरीदने के कितने सिफर थे वो मुझे गिनने नहीं आते, क्योंकि वो उस जहाज में में सफर करता है और मेरे पैर में जूती नहीं है। इसमें कोई डिग्निटी का सवाल होगा कि हमें एक डिग्निटी दी जाएगी। इसमें सर इसी डिग्निटी का सर हिस्सा है कि मुझे जॉब मिलेगी, इसी डिग्निटी का हिस्सा है कि मेरी मेरिट पे एडमिशन होंगे, इसी डिग्निटी का हिस्सा है कि मुझे सिफारिश नहीं करवानी पड़ेगी, इसी डिग्निटी के सर ये तमाम, द क्वेश्चन इज बेसलाइन दैट ऑफ डिग्निटी। यही सर इंडिया के अंदर भी सवाल था, श्रीलंका में भी था, बाकी जगहों पे भी था। सर ये करने के लिए तो एक पॉलिटिकल डिग्निटी भी देनी पड़ेगी कि वो लोग, कि मैं बतौर यूथ अगर फलां को वोट करूं तो वो फलां के नाम के ऊपर निकले। मैं अगर इस्लामाबाद में इकट्ठा होके या लाहौर में इकट्ठा होके या कराची में इकट्ठा होके एक पॉलिटिकल स्लोगन लगाना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ना गोली चलेगी, ना डरना चलेगा, मेरी बात सुनी जाएगी। क्या सर ये जो रिफॉर्म की बात हो रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, क्या सर इसमें मुझे सर, मैं आई एम नॉट सेइंग इट अबाउट माई सेल्फ, एक यूथ को, एक जेनजी को, क्या ये हक भी होगा कि वो अपनी मर्जी का पॉलिटिकल स्लोगन लगाए विदाउट फियर ऑफ परसिक्यूशन और प्रेजुडिस? मेरी नजर में देखें, विद इन द, अगर आपको अभी यहाँ पे हमको ये भी डिसाइड करना है कि हमारे जो राइट चॉइसेस हैं वो क्या हैं। हम अनफॉर्चुनेट कुछ एलिमेंट्स हमारे यूथ के अंदर जो हैं वो तजावुज करते हैं। ऑब्वियसली वो राइट नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के जो कवानीन के अंदर रहते हुए आपको इस बारे राय होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ सोशल मीडिया में
youth very vibrant. आप देखते हैं, we are not here to criticize everybody. अगर आप मौजूदा हुकूमत देखते हैं, अगर आप इवन पाकिस्तान की जो काबीना देखें, इसमें भी आपको कुछ यंग लोग नजर आते हैं, नॉट ओनली जेन ज़ी बट देयर से यंगर. इवन पंजाब हुकूमत में आप आ जाए, जो आपको काबीना नजर आती है पंजाब की, वहाँ पे आपको यंग लोग नजर आते हैं. उनके अंदर किसी हद तक वो जो एक elitism है वो नहीं है. You know, I see some of them, not all of them, but some of them, you know, they do have that new culture. तो इस तरह पीपल्स पार्टी में देख लें आप कि बिलावल भुट्टो जो है, he तो inspires the youth. जिस तरह से अपने आप को you know, एक बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस में वो अपने पार्टी को लीड करने के लिए आए, और उसके बाद ही लीडिंग, ऑफ कोर्स नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन उनके अंदर भी एक यूथ अपील जरूर है. तो मैं समझता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने और नहीं सर, ये तो ना करें कि बिलावल भुट्टो में यूथ की अपील है सर, थोड़ी तो हम इसमें रीजनेबल बात करेंगे. बिलावल भुट्टो साहब का यूथ से क्या ताल्लुक सर? बिलावल भुट्टो साहब ने सर आखिरी दफा लाल सिग्नल पे खड़े कब हुए थे? किसी दुकान में खड़े होके एक अंडा कब खरीदा था? डबल रोटी की कीमत. सर बिलावल भुट्टो साहब को पाकिस्तान के यूथ का कौन सा मसला है जो बिलावल भुट्टो साहब का मसला है? सर उनको नौकरी चाहिए, उनकी डिग्री का मसला है, वो किसी थाने में जाके एप्लीकेशन देते हैं. सर बिलावल भुट्टो का क्या ताल्लुक है यूथ के साथ? सर ये आपका ओपिनियन है, लेकिन कुछ लोग आपसे डिसएग्री भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली बहुत से मैंने देखे हैं पीपल्स पार्टी में मौजूद यंग लोग आइडियलाइज करते हैं इसका. पीपल्स पार्टी में यूथ है, बिलावल भुट्टो का क्या ताल्लुक है उससे? उनके लीडर है ना. जरूरी तो नहीं है कि हर जो लीडर हो वो रोड पे आ जाए और आज के बोले कि मुझे जॉब चाहिए. मुझे सर किसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब और दीगर लीडर्स इस तरह के. जी बात कीजिए. सॉरी सर, माय अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन. आप बताइए सर. सॉरी जी मलिक साहब. नहीं आप बोलिए. मैं आपका बात नहीं कह रहा था कि मैं सर लीडरशिप चाहिए. फरमाइए. जी साहब भाई, मैं सर गुजारिश ये कर रहा था कि सर यूथ के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए ये बात नहीं है कि मैं क्योंकि 30 साल का हूं तो मुझे पता है कि 30 साल के बच्चों के मसले क्या हैं, या मैं भी 20 साल. सर वो तो बड़े मतलब इलॉन मस्क का बेटा जो है वो भी 14 साल का है, लेकिन उसको ये मतलब तो नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको पता है कि 14 साल के बच्चों के मसले क्या हैं. जस्ट बिकॉज ही इज यंग डजंट मीन ही रिप्रेजेंट्स द यूथ. भाई यूथ के जो मसले हैं उनमें से एक मसला भी कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नहीं रहा. मुझे एक शख्स बता रहा था सर कि सिंध के अंदर 2008 से आज तक, जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है आज तक, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी ट्रैफिक सिग्नल पे आज तक नहीं रुके, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी एस्कॉर्ट में चलती है और ट्रैफिक सिग्नल मैन्युअली ऑपरेट होते हैं. सर जो बंदा 18 साल से लाल सिग्नल पे ना रुका हो सर, उसे उस यूथ का क्या पता सर जो कि मोटरसाइकिल पे वहां पे गर्मी में ख्वार हो रहा है. उसकी उम्र उस जितनी हो सकती है, लेकिन वो यूथ तो नहीं है सर पाकिस्तान का. देखिए ऑब्वियसली हर चीज का तो ऑब्वियसली आप अगर आप उसको बात में करना चाहेंगे तो फिर तो आपका कोई भी जवाब जो होगा उसका कोई ना कोई आगे से काउंटर आर्गुमेंट सामने आ जाएगा. माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक इज वो ये है कि देखिए जो लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, उनको हमने इंक्लूड करना है अपने प्रोसेस के अंदर. They have to be part of the political parties. They have to be part of the governance structure of Pakistan. लिहाजा मेरी नजर में इस वक्त मैं देखता हूँ कि मेरे अंडरस्टैंडिंग इन जो विजिबल आती है कुछ जगहों पे. अगर आप पंजाब की काबीना में देखें आपको यंग लोग नजर आएंगे. फिर आप ये कहेंगे कि क्या यंग होना इस चीज की प्रीरेक्विजिट नहीं है कि आप यूथ के बारे में सोचें. फिर आपके सामने क्या क्राइटेरिया होगा? तो पूरा इंसान होगा वो बोलेगा कि मैं यूथ के बारे में सोचूंगा, या आप मुझे ये बताइए कि ऐसे जो पॉलिटिशियंस होंगे जो कि आप कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं या नहीं रुके. मेरी नजर में सबको रुकना चाहिए. और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो पॉलिटिकल लीडरशिप पोस्ट में हैं, और मैं उनके साथ गाड़ी में जा रहा था और जब सिग्नल हुआ तो वो रुके. हर कोई एस्कॉर्ट में नहीं जाता, कुछ लोग जाते होंगे, सिक्योरिटी रीजंस होंगी, लेकिन मैं ये कहता हूं बिलावल साहब की बात करें, आप कभी उनके साथ सिग्नल पे रुके हैं? हर तलाश आपको इसी सिस्टम में रहते हुए मसलों का तलाश करना है, और जहां जहां हमें अच्छाइयां नजर आती हैं उनको हमने समेट लेना है, और अगर उनके अंदर कुछ कमियां हैं उनकी निशानदेही करनी है. अगर हम सबको डिस्कार्ड कर देंगे फिर क्या बचेगा? मैं और आप बच जाएंगे मुल्क चला दीजिए. अच्छा, वो तो नहीं हो सकता. अच्छा जावेद साहब, साद भाई, अगर जावेद साहब, क्या पाकिस्तान में मसाइल के हल और बहरान से निकलने के लिए नया निज़ाम चाहिए, या हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन एक मसला है? निज़ाम जो है मैंने जैसा भी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की कि जो हमारा गवर्नेंस आर्किटेक्चर है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. कौन करेगा इम्प्रूव? ये तो जो लोग हैं, देखे ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, कौन करेगा इस निज़ाम को तब्दील?
मेरी नजर में देखिए ये सबको मिलकर करना होगा। दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर है, आप और मैं भी हैं एज मीडिया पीपल, और आवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। देखिए हम सर अगर लास्ट मिलके बैठे सर वक्त की किल्लत है, जी, जी। एक लास्ट क्वेश्चन जी साद भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। सर, सिस्टम का रीसेट होना चाहिए, इस पे सर किसी को तकरीबन कोई एतराज नहीं होगा। कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर भी किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन सर इस मुल्क में खून बह चुका है, इस मुल्क में लोगों की करियर्स, कारोबार, जिंदगियां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर या वैसे सिस्टम के साथ गड़बड़ के अंदर खराब हो चुकी हैं। आप भी सर लोगों को जानते हैं, मैं भी लोगों को जानता हूं। हमारे पास अनवर भी 1 लोगों मिनट को है जानता साद भाई। सॉरी, आखिरी जुमला सर, क्या एक एक्सेप्टेंस और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के बगैर कि आप एक्सेप्ट करें कि किसी ने ज्यादती की, उसके साथ ज्यादती हुई, फलां ने की, और ये एक्सेप्ट करने के बाद सिस्टम रीसेट करें, तो सर इट विल बी वर्केबल? ये कि आप सारा खून अंडर द कार्पेट श्रग कर दें और कहें कि कल से नया सिस्टम चलेगा, सर ये हो सकता है? नहीं, आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी नजर में करंट जो गवर्नमेंट इस वक्त है, दे हैव द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी, सही। स्पेशली हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है, दे वांट टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द कंट्री। हमें सही। उनको इस चीज को इंकरेज करना चाहिए, वो जिस तरह से वो साथ थी। चलिए बहुत शुक्रिया जयाद मलिक साहब, बैरिस्टर साद सुल साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।